So, Mindful Vidya presents this session is called as इफेक्टिव पेरेंटिंग, और इसको हम लोग और भी एक टर्म दिए हैं क्या, एग्जाम टाइम वेल बीइंग पेरेंटिंग। सो बिकॉज ये टाइम ऐसा है, ये समय ऐसा है जहाँ पे अभी हम सब लोग एग्जाम के बीच में घुसे हुए हैं। मतलब पेरेंट्स से, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस है क्या कि एग्जाम है, अभी एग्जाम है, बच्चों का एग्जाम है। पिछले 3-4 महीने से यही सुनने में आ रहा है कि बच्चों का एग्जाम है, स्पेशली अगर किसी बच्चों का बोर्ड्स का एग्जाम है तो ये तो लगता है कि जैसे सब कुछ है, मतलब पूरा जीवन है हमारा इसी इसी इस पर्टिकुलर 3 महीने में हमारा पूरा जीवन डिसाइड होने वाला है। और बीइंग ए पेरेंट, ये सच भी है, ये सत्य है ना। क्या सत्य है कि हम लोगों को देखता है क्या कि अगर हमारा बच्चा स्कूल में एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा तभी वो अपने लाइफ में अच्छा सेटल हो सकता है। बिकॉज हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि जो भी लोग सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एकेडमिक्स को बहुत ही स्ट्रांगली अप्लाई किया अपने लाइफ में, और एकेडमिक्स को बहुत स्ट्रांग रखा, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो पाया। तो लेकिन हाँ, हम लोग एक ऐसे भी लर्नर्स को जानते हैं, सोसाइटी में हम लोग ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया कभी, बट व्हेन इट कम टू द लाइफ, रियल लाइफ, वो लोग बहुत सक्सीड किए अपने लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल बने। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग उदाहरण हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े उदाहरण हैं, पर एक उदाहरण जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन, उसके उसके टीचर्स ने उसको फेल कर दिया था। अभी वो दूसरी तीसरी क्लास में भी नहीं एंट्री किया था एंड गॉट फेल। और जैसे ही वो फेल हुआ, उनके पेरेंट्स को एक लेटर लिखा स्कूल वालों ने, and कहा कि आपका बच्चा स्कूल में सरवाइव नहीं कर सकता है, प्लीज ये आइडिया ड्रॉप कर दो कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लायक है। आप इसको घर पे ही पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, नहीं तो इसको किसी काम वाम में लगा दो, इज गुड फॉर नथिंग। और इतना डिस्करेजिंग सा मैसेज मिला। और वो रिपोर्ट कार्ड देखा जैसे पेरेंट्स ने, मम्मी ने उसके, ही बिकेम वेरी शैटर्ड कि अभी तो मेरा बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट ही हुआ था। बट इस इस पेन में व्हाट शी डिड, उसने अपने बेटे को नहीं बताया ये बात, बेटे को नहीं बताया, बेटे से छुपा दिया इतना बड़ा रियलिटी कि तुम फेल हो गए हो बेटा, रियलिटी छुपा दिया। और छुपा के क्या किया, बेटे को बताया क्या कि तुम्हारी टीचर ने एक लेटर लिखा है तुम्हारे लिए, बहुत स्पेशल लेटर है वो। और वो लेटर में क्या है, उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आपका ये जो बच्चा है ना, बहुत ही शरारती है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट है। इतना ब्रिलियंट है, इतना ब्रिलियंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि ये तो बस मतलब अपने क्लास से बियॉन्ड सोचता है, इस क्लासरूम के दहलीज के बाहर सोचता है। इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। आप इसको प्लीज घर पे एजुकेट कीजिए, क्योंकि ये स्कूल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर का लड़का है ये चीज उसके दिमाग में इतना स्ट्रांगली गया कि मैं अलग हूँ, आई एम यूनिक, मैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। और इस मैसेज को थॉमस एल्वा एडिसन ने इतना पावरफुल वे में यूज किया अपने पूरे लाइफ में, इतना पावरफुल वे में यूज किया कि अपने लाइफ में इतना फेल हुआ, वो इतना फेल हुआ। बताते हैं रिकॉर्ड में, हिस्ट्री के रिकॉर्ड में देखा जाए तो कोई सक्सेसफुल व्यक्ति के जो सबसे ज्यादा फेलियर हुआ तो वो थॉमस एल्वा एडिसन है। बिकॉज उसने बल्ब इन्वेंट करने से पहले अपने आप को 10,000 टाइम्स फेल करते हुए देखा। कैसे 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बना, उसने ये एक्सपीरियंस किया। बट वो एक्सपीरियंस क्या था, जब उससे पूछा गया कि आपको कैसा फील होता है जब आप इतना बार फेल करते हो, आपको कैसा फील होता है, एंड ही रिप्लाइड, ही रिस्पोंडेड, क्या मुझे एक ही चीज फील होता है, दैट आई नेवर फेल, आई लर्न कितने तरीके से बच्चा एक्चुअली में ये बल्ब, कैसे कितने तरीके से ये बल्ब नहीं बन सकता है। मतलब मैं 9,999 बार फेल नहीं हुआ, मैं 9,999 नया तरीका जाना जिससे ये बल्ब नहीं बनता है। और ये हम सब लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम लोग बच्चों के साथ पेरेंटिंग के एक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। बहुत सारा ऐसा तरीका है जो आपका बच्चा आपका लैंग्वेज नहीं समझता है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेदारी है क्या कि आप उसको अवेयर बनाएं, कॉन्शियस बनाएं, माइंडफुल बनाएं क्या, कि बेटा यहाँ पे जिस तरीके से आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना,
मे बी समथिंग इज रॉन्ग। एंड कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम जब बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, वो प्रेशर जो हम क्रिएट करते हैं ना, इट इज द रीजन कि बच्चा अपना नेचुरल जो उसका टेंडेंसी है उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग एक डिस्कशन करेंगे क्या क्या लर्न हाउ टू बी फ्रेंडली विथ योर चिल्ड्रन। अभी क्या है कि हम लोग बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है हम लोगों का, तो बच्चे हम लोग से कई बार डरते हैं, स्पेशली समटाइम्स बच्चे मम्मी से डरते हैं, कभी फादर से डरते हैं। और एक्चुअली में इसमें कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन वो डर ऐसा डर नहीं होना चाहिए ना कि बच्चा आपके सामने कभी ओपन अप ना हो पाए। पढ़ाई स्कूल का समझ में आना सबके बस का बात नहीं है, क्योंकि ना स्कूल का जो सिस्टम है पढ़ाई का, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी नहीं है। हम लोगों का पूरा एजुकेशनल सिस्टम एक स्पाइरल हायरार्की है। स्पाइरल हायरार्की का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग देखा होगा हम सब लोगों ने। स्प्रिंग होता है ना, जो पहले पेन में होता था, पेन के अंदर जो ऑटोमैट पेन आता था, टिप टॉप ऐसे करते थे, उसमें एक स्प्रिंग लगा होता था। वो स्प्रिंग में क्या फायदा होता था? अगर वो स्प्रिंग कहीं एक जगह से भी टूटता है ना, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा स्प्रिंग काम करना बंद कर जाता है। एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम बताता है कि दिस एजुकेशन इज स्पाइरली हायरार्की। इसमें एक क्या होता है, स्पाइरल हायरार्की होता है। वो हायरार्की क्या होता है? ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ता भी जा रहा है। और दूसरा ये स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब क्या है? सस्पेंशन जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से ही सस्पेंशन को हिल पाता है वो सिस्टम। और हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो स्पाइरल हायरार्की में तो बढ़ रहा है आगे, बट कई बार कैसे क्या होता है कि बच्चा टीचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्लासरूम में कनेक्ट नहीं कर पाता, कभी उसको हेल्थ इश्यूज हो जाता है, कभी फैमिली में कुछ इश्यूज हो जाता है। एंड बीच में इवन फॉर 1 वीक जब उसका पढ़ाई कहीं इधर उधर छूटता है ना, तो ये सिस्टम इतना फास्ट है ना, ये हायरार्की, कि आपको वो टाइम नहीं मिलता है उसको हील करने का। और कई बार क्या होता है, बच्चे वहीं पे डिस्कनेक्ट मार बैठे होते हैं, उनका बीच में कहीं पे बेस खत्म होता है, फाउंडेशन। और हम लोगों को क्या लगता है कि नहीं, तुमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और बच्चा इस प्रेशर में अपने आप को ये कोसने लगता है कि शायद मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं कर सकता, मैं कुछ कुछ भी मेरे से सही नहीं हो सकता, मैं कभी परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। एंड हेयर इट कम्स कि अगर बच्चा आपसे बहुत ज्यादा डरता है, वो कभी आपको रिवील ही नहीं कर पाएगा कि मैं क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो बीइंग पेरेंट्स, इट इज द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। अगर हम बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो अपना वीकनेस नहीं बता पाएगा। बच्चे लोग जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करते हैं, ओपनली बोलते हैं, अरे भाई मेरा तो बिल्कुल ही अलजेब्रा खत्म है, कैसे मैं परफॉर्म करूंगा मुझे नहीं पता, पता नहीं टीचर्स ने ठीक से पढ़ाया नहीं है। बट बच्चा हमारे सामने ऐसे नहीं बोल पाता है। हमारे सामने बच्चा क्या बोलता है, कई बार झूठ बोलना पड़ता है उसको कि वो टीचर ने बोला है कि ये सिलेबस में नहीं आएगा, टीचर ने गलत बोल दिया मुझे। एंड वो ब्लेम करना सीख जाता है, और उसको पता है क्या, अगर वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा तो सारा का सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगा। बट एकेडमिकली परफॉर्म करना, ये तो महज टाइम का मैटर है। जब हम लोगों को सपोज, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते 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 मैथ्स में टर्मिनोलॉजी है क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है? मैथ्स का कुछ प्रोग्रामिंग्स होता है, कोडिंग्स होता है, अलजेब्रिक कुछ इक्वेशंस होता है, जो कि आप अगर सेट कर दो सिस्टमैटिकली, यू कैन क्रिएट सम क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है? जो आपका एटीएम होता है ना, एटीएम मशीन या जितना भी इस संसार में अभी पासवर्ड लॉक ये सारा सिस्टम काम करता है, ये सारा का सारा क्रिप्टो सिस्टम पे बेस्ड है। मतलब इट्स मैथ्स। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है? ये बात नहीं पता है कई लोगों को। क्या इसका मतलब क्या है कि आप लोग बिल्कुल किसी काम के नहीं है? नहीं, कितने देर का डिफरेंस है। अगर आप लोगों का 1 घंटे का सेशन हो जाए क्रिप्टो सिस्टम पे, तो शायद आप लोग बेसिक अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगा। अगर कंटिन्यूसली 1 महीने का वो सेशन हो जाए, तो हो सकता है कई लोग इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे क्रिप्टो सिस्टम को समझने के। उसी तरह से एकेडमिक स्टडीज है। जब बच्चा क्लासरूम में परफॉर्म करने जाता है, बच्चा जब क्लासरूम में एग्जाम्स लिखता है या सिलेबस कंप्लीट करता है, वो एक सिस्टम से होते हुए जा रहा है। किसी किसी बच्चे को सिस्टम पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, किसी को कम समझ में आता है।
ग्रेजुअली वो बच्चा अपना पाथ बना रहा होता है, लेकिन हम लोग उसमें कहाँ पे जज करते हैं दैट सिस्टम से अगर कोई जा रहा है दैट मींस he should or she should score 95%, 100%, 90%, 85%, 80 से कम तो सारा चीज क्या है, मतलब गाली के समान हो चुका है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम लोग ने सक्सेस को बहुत ही गलत तरीके से डिफाइन कर दिया है। एंड व्हाट इट इज कॉजिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस, टेंशन होता है बच्चों को। इतना टेंशन हो जाता है कई बार कि एक बहुत सुंदर स्टोरी है। स्टोरी क्या है बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम बच्चे के ऊपर एक थप्पा लगा देते हैं, टैग लाइन, इसका मैथ्स वीक है। एक थप्पा, इसको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आता। दूसरा थप्पा, इसका ये सब्जेक्ट बहुत पुअर है, इसका ये पुअर है, इसका ये पुअर है। एंड ठक 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 इतना थप्पा मार चुके होते हैं उसको, इतना थप्पा मार चुके होते हैं। एक टाइम आता है जब बच्चे को ये लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, इतना सारा टैग लग चुका है उसके ऊपर। मैथ्स पुअर, डिसिप्लिन पुअर, अच्छे से बात करना नहीं आता, किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, बोल्डनेस नहीं है, शाई है, बहुत ऐसा है। 10 सर हो जाता है उसका, और 10 के 10 सर पे एक बड़ा सा बैनर लगा होता है दैट मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। और हमको इसी चीज से ओवरकम होना है, हमको इसी चीज को छोड़ना है। एक स्टोरी है जिसमें बताते हैं, एक बार एक 2000 का नोट है, सपोज आपको किसी ने 2000 का नोट दिया और 2000 के नोट को क्या किया, क्रश कर दिया, बिल्कुल ऐसे पूरा उसको घुमा दिया, एकदम राउंड 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 करके दिया। आप उस 2000 को लोगे? आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज, so that I can see all of you. क्योंकि अगर हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा। आप लोगों को अगर वो 2000 का नोट ऐसे कोई क्रश करके देगा, आप लोग वो 2000 का नोट रखोगे? ऐसे मोड़ा चुमड़ा हुआ 2000 का नोट कोई आपको ला के दे तो आप क्या करोगे, उसको रखोगे कि नहीं रखोगे? कितने लोगों को लगता है कि उस 2000 को अगर मोड़ देंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा? मेरे को लगता है आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। कोई छोटा नोट से प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा नोट कहीं फट गया तो दिक्कत होगा। तो अगर आपको कोई कोई नोट दे, यस मिल गया मुझे, तो ये 10 का एक नोट है, ठीक है, आप लोगों के सामने है। अगर मैं आपको ये 10 का नोट दूंगा, इसका वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू होगा इसका? 10 रुपए। अभी मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, ऐसे करके दूंगा आपको, इसका वैल्यू कितना है? 10 रुपए। एक बार एक टीचर ने ऐसे ही किया, बच्चों को दिखाया, ये पहले 2000 का नोट दिखाया, फिर उसको ऐसे थोड़ा फोल्ड करके दिया। बच्चों को लगा कि यस सर हम तो ले लेंगे, हर कंडीशन पे लेंगे। फाइनली उसने क्या किया, ऐसे, मुझे मोड़ने में थोड़ा डर लग रहा है लेकिन उसको ऐसे क्रम्बल कर दिया पूरा। अभी आपको ये 10 का नोट कोई देगा, आप लोगे? लोगे? नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? इसको जैसे ही खोलोगे तो इसका वैल्यू कितना है, बोलते ही 10 रुपए, सेम वैल्यू है, थोड़ा सा क्रश हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या किया, 10 का नोट को लेके ऐसे मोड़ा पूरा, और उसको पैर से दबाया, इतना दबाया, ऐसे दबाया इतना, और फिर वो एकदम ऐसा हो गया। एंड फिर वो उसको दिया, बोला बच्चे ने क्या करा, लेगा कि नहीं लेगा ऐसे नहीं, बताओ आप लोगे कि नहीं लोगे? अगर आपको कोई ऐसे 2000 का नोट दे, ऐसे मोड़ के, 2000 का नोट तो अब नहीं आता, आप इसको खोलोगे जैसे ही तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा सीधा किया, एंड अगेन सेम का सेम 10 का नोट ही है ये, थोड़ा मुड़ गया है, थोड़ा सा वो हो गया है, बट पॉइंट इज सेम चीज होता है बच्चों के साथ। बच्चा कई बार जब परफॉर्म करने के लिए जाता है ना, तो हो सकता है कभी कभी परफॉर्मेंस में उसको इश्यूज आए, वो 100% अपने तुरंत एक बार में नहीं दे सकता, कहीं पे फेलियर देख लिया उसने, कहीं पे हो सकता है पूरा एफर्ट किया बट सम हो रहा था, थोड़ा सा मिस आउट हो गया, डज नॉट मेक हिम की
अरे अब ये तो काम ही नहीं करेगा, नहीं, काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमको क्या चाहिए, हमको बिल्कुल न्यू, वैल्यू तो सेम ही है। और इसलिए क्या होता है ना, आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप अपने कॉलेज के लाइफ में गए होंगे, इवन जो लोग जॉब कर रहे होंगे, डजेंट मैटर, आप जब एक बार स्कूल से बाहर निकलते हो, कॉलेज में जाते हो, कोई नहीं पूछता आपसे कि आपको कितना मार्क्स आया था 10th में, कितना मार्क्स आया था 12th में। क्या मैटर करता है वहां पे, आप कितने ग्रैस्पिंग पावर कितना है आपका, आप चीजों को कितना फास्ट सीखते हो। दैट इज वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नोट। उस नोट का जो कीमत है वो ये है कि इसको कितना भी क्रश कर दिया जाए, कितना भी फेल हो जाए, कितना भी टफ टाइम से चला जाए, इसका वैल्यू क्या है। एंड वो वैल्यू कभी भी एकेडमिक से नहीं मिलता, आपका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस से वो वैल्यू नहीं होता। इसलिए आज के जनरेशन में, आज के टाइम पे, यहाँ पे लोग जेनजीज बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे लोग आ रहे हैं जिनका कि जन्म 2000 के बाद हुआ है, उनको जेनजीज बोलते हैं। ये लोग नए जनरेशन के लोग हैं, और इन लोगों को मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ने, अमेजन ने, गूगल ने बंद कर दिया। दे आर नॉट गोइंग फॉर IITians, IIM। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको गूगल में प्लेस्ड होना है, आपको हम 1 महीने का टेस्ट लेंगे आपका, और आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि आपने बेसिक ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है, नहीं किया है। एंड दे विल टेक यू थ्रू एग्जाम, एक प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाएंगे, एंड दे विल सी, वो चेक करेंगे आपका कि आपका एक्सपर्टीज कितना है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, एंड देन दे विल मतलब गिव यू प्लेसमेंट। यहाँ पे कहीं पे आपका एकेडमिक्स मैटर नहीं किया। एंड क्या होता है आपको पता है, जो बच्चे कई बार एकेडमिक्स एकेडमिक्स प्रेशर को बहुत ज्यादा वो लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, देखने के लिए मिलता है। एक एक बहुत ही हार्ड को रियलिटी है संसार का, और एक एग्जाम्पल है। 2008 में आप सब लोगों ने सुना था रिसेशन, रिसेशन के बारे में। 2008 में बहुत भारी मंदी आया था, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट टूट गया था, बड़ा बड़ा कंपनी बिल्कुल मतलब मैसिव ले ऑफ किया था। मतलब आप जॉब पे हो, कल से आपको जॉब पे नहीं आना है, इतना मैसिव ले ऑफ पहली बार हिस्ट्री में देखा गया था। एक बच्चा था, एक लड़का था, उनका आया था, कुछ न्यूज में आया था, न्यूयॉर्क में रहते थे वो, फैमिली फैमिली के साथ उस व्यक्ति ने सुसाइड कमिट कर लिया था। पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, 4 लोगों को खत्म करके खुद भी मर गया था, मतलब चौथा खुद था वो। जब उसका हिस्ट्री देखा गया कि क्यों ऐसा हुआ, उसने अपने लाइफ में कभी फेलियर ही नहीं देखा था, कभी भी फेल नहीं हुआ था वो, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहा था। टॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT, सेकंड मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में IIM, प्लेसमेंट के टाइम पे एकदम फर्स्ट इंटरव्यू प्लेस, मल्टीनेशनल कंपनी में, कभी भी फेलियर नहीं देखा। हर दूसरे तीसरे साल में अपने जो उसका ग्रोथ था 15%, 10%, 15%, 10% ग्रोथ उसका हो रहा था फाइनेंशियली, हर जगह बूम पे था, हर जगह सक्सेसफुल मिल रहा था उसको, इतना सक्सेस था, इतना सक्सेस था। बट जब रियल लाइफ में एग्जाम आया, फेल कर गया, क्योंकि उसने एक ही तरह का एग्जाम देखा था, परफॉर्म करना है मुझे, ऑप्शन नहीं था उसके पास परफॉर्म नहीं करने का। तो हम लोग कभी कभी पेरेंट्स हैं, तो हमारा ये जिम्मेदारी नहीं होता क्या कि हम परफॉर्म तो कराना ही है आपसे। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वीडियो में हम लोग बता रहे थे अंडे के बारे में, मुर्गी का अंडा। आप लोग ये स्टोरी जानते हैं, मुर्गी का अंडा। एक बार क्या होता है, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के सर्कल में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं क्या कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी में क्या होगा, हम सब बच्चों को एक अच्छे से ट्यूटर से मिलवाते हैं, और बच्चे को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं, अच्छा कोचिंग मिलता है उनको, प्रॉपरली एक कोच होता है उनका, और उन लोग को गाइड कर रहा होता है। वो 10-12 बच्चे होते हैं, बहुत सुंदर तरीके से गाइड कर रहा होता है, बोलता है तुम सबको परफॉर्म करना है, तुम सबको परफॉर्म करना है। बगल में क्या होता है, एक दूसरा सोसाइटी होता है, वहां पे भी ऐसा ही एक एकेडमिक चल रहा होता है। उस एकेडमी में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई परफॉर्मेंस होता है। वहां पे सारा परफॉर्मेंस किस चीज पे बेस्ड होता है, मुर्गियां, सब मुर्गी हैं वहां पे, सब मुर्गी हैं, दोनों सोसाइटी में बहुत सारे मुर्गी, और उनको ट्रेन करने के लिए कोच लगा दिया गया।
दूसरा वाला सोसाइटी था, वहां की जो मुर्गियां थी सब के सब 6-7 अंडा देते थे, सब के सब 6-7 अंडा देते थे डेली। ये पहले वाले में थोड़ा सा टेंशन हो गया यार कि हम लोग भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप लोग का परफॉर्मेंस में बहुत गिरावट आ गया है। आप लोग देखो उनको, उनसे कुछ सीखो, वो सब 6-6 7-7 अंडा देते हैं। वो जो कोचिंग वाला व्यक्ति था उसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, इतना मोटिवेशन दिया, इतना भड़काया, डराया, एकदम धमकाया, अगर काम नहीं करोगे बाहर निकाल दिए जाओगे, मेहनत करो मेहनत करो। मेहनत नहीं करता, मेहनत से भागता है। इतना प्रेशर क्रिएट किया, इतना प्रेशर क्रिएट किया। हुआ क्या, एक हफ्ते के अंदर सात, अरे जितनी मुर्गियां थी सबने परफॉर्मेंस दे दिया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस। कोच आया, कोच ने देखा जितनी भी मुर्गियां थी सारे मुर्गियों के आगे 10-10 अंडा रखा हुआ था। सब खुश कि 10 में 10 आया, 10 में 10 आया, वेरी गुड, 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10। एक बेचारा था, एक, उसके आगे गया तो उसने देखा एक ही अंडा है। बोला अरे शर्म नहीं आया तुमको? एक नंबर के बेशरम, निर्लज कहीं के, मेहनत से भागते हो, डरपोक हो, एग्जाम के डर से भाग गए। अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं किया? तुमको आता था सब कुछ फिर भी नहीं किया। बोला नहीं आता था मुझे। बोले तुमको सब आता था, सबको सिखाया हुआ था। अरे नहीं आता था। बोले तुमको क्या नहीं आता था? वो शर्म नहीं आता मुर्गियों के एक अंडा दियो? बोले सर मैं मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूं, और आपके डर से मैंने भी एक अंडा दे दिया। द पॉइंट इज कि जब आपका बच्चा भी ऐसे परफॉर्म करता है ना, तो वो हो सकता है कि वो मैथ्स में परफॉर्म करने के लिए नहीं बना है, लेकिन जिस चीज को परफॉर्म करने के लिए बना है, क्योंकि आप उसको वो ऑप्शन भी नहीं दिए, आपको पता भी नहीं है कि उसका वो क्या एक्सपर्टीज है, और शायद हम लोगों का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उस काबिलियत के लिए बना ही नहीं है, उस चीज के लिए बना ही नहीं है। अभी मैं बहुत सारा वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो मेरे को बहुत सारा फीडबैक्स आता है। और फीडबैक्स क्या होता है कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर नहीं पता है। जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रहा है नहीं होता, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, ट्रेन चल रही है, मैं यही मैसेज देना चाहूँ आपको। वो मैसेज कन्वे है। सपोज खुदा ना खास्ता आज ऐसा कुछ हो कि मेरा जुबान खत्म हो जाए, मैं बोलना बंद कर दूं, लेकिन मैं लैंग्वेज में बता पाऊंगा ना, कुछ कुछ ऐसे कर कन्वे कर पाऊंगा ना, कुछ सीखूंगा, ट्रेन कैसे चलता है, शायद उसके इशारे से। तो लैंग्वेज इज देयर, बट हो सकता है मेरा वो लैंग्वेज एक्सपर्टीज नहीं है, बिकॉज उस सिस्टम से, जिस सिस्टम से मैं आया हूँ, उस सिस्टम में मेरे को सिखाया ही नहीं गया बोलना, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना। लेकिन मेरा तो एक्सपर्टीज इसमें था, मेरे को तो लोगों को प्रेजेंट करना था, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था, मैं हिंदी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था, सोशल साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो क्योंकि मैं परफॉर्म स्कूल में नहीं कर सकता था, तो मेरे को एक टैग लाइन मिल गया कि ये बदमाश बच्चा है, ये नालायक बच्चा है, ही इज नॉट ए गुड परफॉर्मर, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। और वो टैग लाइन लेके मैं क्या किया, चलता गया चलता गया चलता गया। कहाँ तक चला? इतना दूर तक चला, इतना दूर तक चला, जब तक मतलब मेरे को सोसाइटी ने, सिस्टम ने ये नहीं प्रूव कर दिया कि ही इज गुड फॉर नथिंग। और ऐसे कई बच्चे हैं इस सोसाइटी में, समाज में ना, जिनको स्कूल के थ्रू ये टैगलाइन दे दिया जाता है, पेरेंट्स के थ्रू ये टैगलाइन दे दिया जाता है कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट खराब है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट खराब है। वाई वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ये खराब है, ये खराब है? आपको ये नहीं पता उसका अच्छा क्या है। एक बहुत ही सुंदर रिसर्च है, वो बताता है, बोलते हैं द टाइल्स इफेक्ट, बोलते हैं इसको, द टाइल्स इफेक्ट। एक बार क्या होता है, एक स्विमिंग पूल बनाया जाता है, बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल बनाया जाता है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव स्विमिंग पूल बनाया जाता है। एकदम उसका जितना भी मार्बल उसके अंदर डाला जाता है ना, उसमें रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, आपका फेस रिफ्लेक्ट होता है, यू कैन सी योर ओन फेस। इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसको देखते हैं। बट होता क्या है, एक सडन पीरियड के बाद एक लोगों ने नोटिस किया उसमें एक टाइल गायब है, एक पूरा पूरा टाइल का एक स्लैब गायब है। पूरा स्विमिंग पूल रेडी है बट एक स्लैब गायब है। एंड जितने लोग आए ना, जितने लोग आए उस स्विमिंग पूल को देखने के लिए, सबने यही बोला, अरे वहां पे एक टाइल्स गायब है, वो एक टाइल्स गायब है, वो एक टाइल्स गायब है। एंड ये प्रूव्ड है कि हम सब लोगों का दिमाग ना ऐसे ही काम करता है।
हमारे पास जो चीज नहीं होता है हम उसके लिए हैंकर करते हैं। वी वांट कि मेरे पास ये होना चाहिए था। तुमको मैथ्स में कितना आया? 97 नंबर। आपको क्या लगता है 97 नंबर लाना कम है? बट हमारा ध्यान कहाँ जाता है? 3 नंबर कहाँ कटा तुम्हारा? What we are doing, we are making our child feel क्या कि जो भी चीज मिस होता है ना उसको तुमको ग्रैब करके खींच के लाना है, और अगर तुम उसको ग्रैब नहीं करो तो तुम्हारे पास उसका रीजन होना चाहिए। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू गिव ऑल द रीजन। मेरे को 100 में 70 क्यों आया? आप पूरे साल का रीजन कैसे निकालोगे? पूरे साल का छोड़ दो, मैं अभी तक नर्सरी से लेके 10th तक पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंच गया। आपको क्या पता मुझे कहाँ पे समझ में नहीं आया था कॉन्सेप्ट, और मुझे किसी टीचर ने एंटरटेन नहीं किया, मुझे कभी आप लोगों ने एंटरटेन नहीं किया कि तुम्हारा लिंक कहाँ पे मिस हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं बोला था मेरे को स्कूल में भेजो, आपने मुझे भेजा। एंड नाउ यू आर पुलिंग मी, पुशिंग मी टू परफॉर्म 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 परफॉर्म। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो कहीं पे कहीं मेरा वो स्प्रिंग जो है ना वो टूटा हुआ है। द स्पाइरल हायरार्की वी आर डिस्कसिंग, ये जो स्पाइरल हायरार्की है, बच्चे को 1 + 1 = 2 होता है। बच्चों को हम लोग बहुत खुशी खुशी सिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 100, हम लोग खुश हो जाते हैं। बट इतना डीप है ये मैथ्स, बचपन का ये मैथ्स इतना डीप है। जब बच्चा बोलता है 23, ही शुड मीन 23 के दिमाग में होना चाहिए। आप लोग कभी जाके नोटिस कीजिएगा छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या मिस्टेक्स होता है। जब आप उनको बोलोगे एडिशन करने के लिए 23 + 19, बच्चा पता है क्या कैलकुलेट करता है? 23 + 19, 3 + 9 = 12। 23 + 19 करना है इधर 12, and 2 + 1 = 3, तो 3 1 2 312 लिख देता है। आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा। आप अगर अभी आप लोग अपने आसपास कॉपी पे बैठे हो ना, आप लिख लो। बच्चे लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं 23 + 19, 3 + 9 = 12 और 2 + 1 = 3, तो 23 + 19 = 312। बच्चा ऐसे ही लिखता है। बच्चा का कोई गलती नहीं है क्योंकि वो नंबरिंग को ऐड कर रहा है, क्योंकि उसको नंबर का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। एंड जब बच्चा ये मिस्टेक करना स्टार्ट करता है उसके ऊपर एक थप्पा लग जाता है, इसका मैथ्स वीक है। राइटिंग बहुत अच्छा है, हिंदी हिंदी भी समझता है, मैथ्स वीक है, एक थप्पा। और बच्चे को पहले क्लास से थप्पा लगा दिया है, मैथ्स वीक है। दूसरे क्लास में थप्पा लग गया, मैथ्स में कमजोर है। एंड धीरे 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 उसको अपना कॉन्फिडेंस को किल कर दिया गया। तो आई हैव अ ब्यूटीफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब लोग इसको देखिए एंड आप लोग रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान से सीखेंगे सब लोग, ठीक है? Dear Amma and Appa, you know I am very shy and it has taken a lot of courage to write this letter, so please listen to me. Exams are near and I'm scared. But not from the exam pressure, but from the pressure from you. I know I did not do well last time, but believe me, I'm working really hard this time. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I feel very suffocated and I just want to get away from it all. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying, I want to watch football on TV. but nee TV connection cut panta. Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. I get a rumbling feeling in my tummy, like I'm going to faint. Baba, even when you're with me, it's like आप मेरे साथ नहीं हो. आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो. You look so stressed during my exams that it makes me nervous. आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो. Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes
So frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. I know you two really love me and are really concerned about me. But still, sometimes, just let me be. मेरा दम घुटता है. I feel like please don't demotivate me. I get it from school and from my classes and then from you. And I'm thankful and privileged to be your daughter. But please try to understand me. Thank you, man. Your little baby. One day, I'll make both of you proud. Please help me. Love you, Ma. Love you, Pa. Yours, Tina. देखा आप लोगों ने? Can I request everyone to please switch on their cameras so that we can see the responses? देखिए आप सब लोग कितने नालायक मम्मी पापा हैं. इतना बार बोलने के बाद you people are not able to perform. आप एक कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं. Just see मतलब the tendency, how serious we are and how helpless we are sometimes. हम लोगों को मतलब just because we are parents and we have some power, the power is what power we have? We have power of money. We can decide the school we want our children to be sent. हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हम अपने बच्चे को किस कोचिंग में बैठाएंगे. हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हम अपने बच्चे को क्या कपड़ा पहनाएंगे. And this is making us sometimes so adamant. It may be possible कि हम सब लोग कहीं ना कहीं stuck होंगे. But अगर हम सब लोग बिहेवियर का बात करें ना, so try to understand this is a very serious thing that we have requested for more than 5-6 times that we should all switch on our cameras, but हम नहीं कर पा रहे हैं because this is how our system works. No one can control you, but because आपके पास पावर होता है तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हो. That आपको ऐसे ही करना है. मैं बोल रहा हूँ then you have to do it like this. But हम खुद हम लोग हमेशा बस के लिए prepared नहीं है. And क्यों नहीं है? Because हमारे पास पावर है. आपके पास क्या पावर है? मैं ज़्यादा पुश करूँगा, आप immediately लीव करोगे मीटिंग, आपको कोई दोबारा लाके नहीं बैठा सकता, कोई पुश नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज आपको आपका राइट्स पता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? बच्चे को हम लोग कब तक कंट्रोल कर पाते हैं? जब तक वो आपके अधीन है. मतलब जब तक आपका मनी, जब तक आप पोजीशन पावर, पर्सनल पावर उसको इफेक्ट कर रहा है उसके लाइफ को, तब तक वो आपका सारे बात को फॉलो करेगा. वी आर जस्ट डिस्कसिंग, नो वन शुड टेक इट पर्सनली. बट अगर सपोज हम लोग आपके ऑफिस में होते एंड मैं आपका बॉस होता तो शायद ही कोई डिनाई कर सकता था. अगर मैंने बोल दिया कैमरा ऑन करना है, देन यू कैन नॉट डिनाई, बिकॉज आपको पता है आपका बॉस आपका लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, आपको जॉब से निकाल सकता है. लेकिन द मोमेंट आप अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हो, तब तक ही सुन रहा है आपको जब तक मतलब वो ओपन होके बोल नहीं पा रहा है. और इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि बच्चे एकदम से एक एज के बाद रिबेलियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिबेल करने लगते हैं, हर बात को काटने लगते हैं, हर बात को लेके झगड़ा करने लगते हैं. इसका यही कारण, बिकॉज नाउ उनको पता चलता है कि यस मैं अपने वर्ड्स को प्रेजेंट कर सकता हूँ. एंड ये सबके साथ होता है. एंड दैट्स व्हाई ये जो वीडियो हम लोगों ने देखा, नाम अलग अलग हो सकता है बट हमारे बच्चों के मन में भी इतना कुछ होता है हमारे लिए. एंड हमको वो स्पेस उनको देना पड़ेगा. वो डिस्टेंस जितना कम हम लोग करें, जितना कम करें उतना इम्पोर्टेंट है. इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग. इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप अपने बच्चों
को चेक नहीं करो, बच्चा रूम में क्या कर रहा है, घर में क्या कर रहा है, आप चेक ही ना करो कि उसका लाइफ है। नो, वो उसका लाइफ है, बट वो मैच्योर नहीं है, वो गलत कर देगा, गलत डिसीजन ले लेगा। तो हमको अब उसको मॉनिटर भी करना है, बट वी शुड नॉट कंट्रोल। हमको उनके फ्री विल को एक स्पेस देना है। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आता है। एक बार एक बहुत ही यंग हैंडसम सा टेक्निकल बच्चा, टेक्निकली बहुत साउंड था, एक्सपर्ट था, और वो एक नए सोसाइटी में बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। उसका जॉब लगा और वो बहुत ही अच्छे लाइफ, मतलब एक अच्छे सोसाइटी में जाके शिफ्ट हो गया। ऐसे सोसाइटी में शिफ्ट हुआ जहाँ पे मतलब जो सीनियर लोग थे, बहुत रिटायर्ड लोग वहाँ पे रहते होते थे। एंड ये बच्चा बिल्कुल टेक्निकली सेवी था, बहुत एक्सपर्ट था और अपने करियर के एकदम पीक में था। उसने भी वैसे सोसाइटी में अपना घर लिया। एंड बिल्कुल उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था, वो रिटायर्ड व्यक्ति था, बहुत ही अच्छे पोजीशन से वो भी रिटायर्ड थे। दोनों सेम ही नर्सरी में गए एक दिन टहलते टहलते, और वहां से एक सुंदर सा बेबी प्लांट लेके आए, बहुत सुंदर प्यारा सा प्लांट लेके आए। और उस दोनों ने क्या किया, उस प्लांट में अपने अपने घर के दीवार पे लगाया। दोनों का प्लांट सबको, दोनों को दिखता था डेली। एक दिन क्या हुआ, ये लोग क्या करता था, ये जो यंग लड़का था ना, वो बहुत पानी डालता था उसमें, बहुत पानी डालता था, और बहुत अच्छा अच्छा मतलब सुंदर सुंदर वो लाता था, खाद अलग अलग चीज डालता रहता था उसमें, कभी यूरिया कभी ये। और क्या हो रहा था, उसका जितना भी प्लांट था ना, इतना सुंदर हो रहा था, इतना लीफ उसका ग्रीन रहता था, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स निकलने लगा बहुत जल्दी। और जो बूढ़े वाले व्यक्ति थे, रिटायर्ड थे, उनका जो प्लांट था ना, वो अपना नेचुरल ग्रो कर रहा था, धीरे 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 ग्रोथ कर रहा था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज आंधी आया, बहुत तेज आंधी आया, और रात को इतना आंधी चला, इतना आंधी चला, सुबह उठते के साथ दोनों बाहर निकले। दोनों ने देखा क्या कि हमारे प्लांट का क्या हाल है। एंड दोनों ने नोटिस किया कि हमारा बूढ़े वाले अंकल का जो प्लांट था ना, जो नेचुरली ग्रो कर रहा था, वो तो एज इट इज था, लेकिन ये जो सुंदर सा प्लांट था जिसमें फ्लावर्स भी लगने लगा था, बहुत ग्रीनरी रहता था, वो प्लांट उखड़ चुका था, रूट से ही उखड़ चुका था। समझ ही नहीं आया इसको कि क्या ऐसे हुआ। तो उसको लगा कि शायद मेरे पास एक्सपीरियंस का कमी था। तो गया उस रिटायर्ड व्यक्ति के पास और उनसे जाके पूछा, अंकल आप मेरे को बताएंगे, हमारे दोनों का प्लांट सेम ब्रीड का था, दोनों सेम दुकान से लेके आए थे, और मेरा वाला प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो किया, बहुत फास्ट ग्रो किया, लेकिन ये क्या हुआ, ये एक थोड़े से तूफान में उखड़ गया। तो अंकल ने बहुत डीपली समझाया इस साइंस को। बोला कि देखो बेटा, मैंने तुमको देखता था बट मैं तुमको टोक नहीं पाता था। तुम ओवर केयर कर रहे थे अपने प्लांट का, ओवर केयर, इतना पानी डालते थे, इतना पानी डालते थे, हर वक्त उसको नोटिस करते थे। ज्यादा धूप लगता था तो उसको अंदर रख देते थे, धूप कम होता था तो फिर बाहर लाते थे। इतना प्रोटेक्टिव थे तुम, इतना प्रोटेक्शन दे रहे थे उसको, बट तुमने उसको पता है क्या किया, अपने ऊपर ओवर डिपेंडेंट बना दिया, ओवर डिपेंडेंट बना दिया। उसको कभी पानी का कमी नहीं होने दिया, उसको जब थोड़ा सा इधर उधर कम लगता था स्ट्रेंथ, तो आपने उसको पूरा खाद डाला, सब कुछ डाला, इतना डाला इतना डाला इतना डाला कि वो व्यक्ति, उस वो पौधा मतलब कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, और उसको स्पेस नहीं दिया आपने ग्रो करने का, ग्रो करने का, रूट में जाने का। तो वो बाहर से ऊपर ऊपर से तो परफॉर्म कर रहा था, बहुत सुंदर परफॉर्म कर रहा था, पूरा ग्रीन था, सब कुछ था, एकदम से लंबा हो गया, एकदम से ग्रीन हो गया, एकदम से फ्लावर्स दे दिया। बट प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम कहीं और था। प्रॉब्लम था कि वो रूट्स में जाके फैला नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही तूफान आया वो गिर गया। पर मैंने क्या किया अपने पौधे के साथ, मैंने उसको पानी दिया, लेकिन उस पानी में मतलब इतना एनर्जी नहीं लगाया कि बिल्कुल, ताकि मेरा पौधा डिपेंड होना सीखे अपने ऊपर, उसको रूट्स में जाने का मौका लगे। जब उसको पानी कम मिलता है ना, तो पौधा नीचे जाता है, ढूंढता है पानी, अपना इंटेलिजेंस लगा। रिसर्च है, पौधे के साथ ऐसा होता है। तो व्हाई नॉट विद द किड्स। हम लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हम बच्चे को हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट एक्सपर्ट बना देंगे। और ये सारा का सारा चीज अगर आप देखें ना, तो हम लोग जिस जनरेशन में अभी रहते हैं, ये माइंडसेट ऐसा हो गया है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल के साथ ट्यूशन नहीं देते हो, आपको लोग जज कर लेंगे, यू आर नॉट ए गुड पेरेंट, क्योंकि ये मान के। बट पहले तो बच्चे ऐसा नहीं होता था,
उसको मेहनत करना पड़ता था। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ठीक से, टीचर के पास भी राइट होता था, उसको जलील कर सकता था। अभी क्या है, हम लोगों ने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन दे दिया, इतना प्रोटेक्शन दे दिया, इतना प्रोटेक्शन, बट हमको परफॉर्मेंस चाहिए उससे। और हम लोग क्या करते हैं, ओवर प्रोटेक्शन देने के चक्कर में मेरा बच्चे को ये भी आना चाहिए, ड्राइंग भी सीखना चाहिए, पेंट भी सीखे, म्यूजिक भी सीखे, ये भी सीखे, सब कुछ सीखे। यस, बहुत अच्छा है, बट हो सकता है ये वही वाला खाद है जो देखने में तो बहुत सुंदर लगेगा कि आपका बच्चा हारमोनियम भी बजा सकता है, बट क्योंकि उस बच्चे का एक कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जब हम इस पुश पुश में चलते हैं ना, तो कई बार हम उसी को मिस कर बैठते हैं। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फादर और मदर का है वो ये है कि वो बच्चे का वो पैशन को आइडेंटिफाई करे। जब आप उस बच्चे का उस पैशन को आइडेंटिफाई करके उस पैशन को दिखा देते हो, उसको टेस्ट करा देते हो ना, जस्ट टू मीट दैट पैशन, वो बच्चा अपने एकेडमिक्स में भी परफॉर्म करेगा। वीवीएस लक्ष्मण से एक बार पूछा गया, वीवीएस लक्ष्मण को बताया जाता है बहुत सुंदर क्रिकेट खेलते थे। हम सब लोगों के जमाने में वीवीएस लक्ष्मण बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट प्लेयर ही। उनका एकेडमिक्स अगर आप देखेंगे ना तो उनको 90% आता था। कोई समझ नहीं सकता कि कैसे ऐसे परफॉर्म करता था स्कूल में। तो बताता है कि उनकी मम्मी बोलती थी उनको कि तुम क्रिकेट खेलो जितना खेलना है, लेकिन बेटा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करो। अगर तुमको स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, पापा डांटेंगे, मना कर देंगे। तो उसको वो पैशन इतना मिल चुका था क्रिकेट खेलने का, वो क्रिकेट खेलने के लिए एकेडमिक्स को भी पढ़ता था, कंप्लीट करता था। वो पढ़ाई नहीं करता था, वो अपना टिकट बनाता था कि मेरे को इसमें जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। वो पैशन अगर आप अपने बच्चों के अंदर निकाल के दे दिए ना, तो आपका बच्चा नेचुरली पढ़ लेगा। लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, बिकॉज हम लोग इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में फंसे हैं। ऐसे फंसे हैं कि हम अपने बच्चों को भी ठीक से समझ नहीं पाते, हम उनका स्ट्रेंथ नहीं समझ पाते। कुछ कुछ बच्चे इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है, स्कूल वाले बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। बच्चा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दे सकता है, बोलने में इतना पट्टू बना दिया बच्चों को, इतना, बट क्या बोलता है, सब्सटेंस क्या है। बच्चा इधर उधर का बात बहुत कर लेता है, बट उसका वैल्यू क्या है। तो हमेशा उस 10 के फटे हुए नोट का एग्जांपल समझिएगा। वो जो तोड़ा हुआ मोड़ा हुआ नोट, डजेंट मैटर कितना क्रश कर दिया गया है, उसका वैल्यू 10 का 10 ही रहता है। उसी तरह जो आपका बच्चा है, हो सकता है कभी एक एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कभी इसमें, बट अगर उसका वो पैशन आपको पता है ना, आप उसको कभी भी उसको इग्नाइट कर सकते हो, उसको फिर से जिंदा कर सकते हो। कैलाश खेर इतने अच्छे म्यूजिशियन है, इतना सिंगिंग में उनका नाम है, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। बोले लाइफ में इतना फेल हो गया, इतना फेल हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता हूँ, किसी चीज में परफॉर्म नहीं, जहां जाता हूँ वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं। अरे बहुत लोग हैं सिंगर, इंडिया में सिंगरों का कमी थोड़ी है, बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं लोग, सबको को टैलेंट को मौका थोड़ी मिलता है। आप अपने ऑफिस कलीग्स में जाके चेक कीजिएगा, कई लोग ऐसे बेचारे मजबूरी में कभी मौका नहीं मिला उनको, नहीं तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते थे, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनको उसके टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाया। उनका कहीं और एक्सपर्टीज धीरे धीरे लगा, उनको जॉब लग गया। कैलाश खेर का लाइफ क्या था, चौपट, कुछ काम नहीं कर पा रहा था, फेल फेल। यहाँ गया ऑडिशन देने, वहां पे रिजेक्ट, कहीं ऑडिशन के लिए गया, रिजेक्ट, खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। एक दिन डिसाइड किया भाई छोड़, सुसाइड करूंगा। कूद गया नदी में, नदी में कूदा, दो चार लोग कूदे, उसको पकड़ के ले आए, भैया आपको तैरना नहीं आता तो वहां क्यों गए थे? बोला तैरना नहीं आता था तभी गया था, मेरे को मरना था। बोला मरने भी नहीं दिया मेरे को चैन से। रात को रूम पे आया, सोचने लगा, अरे यार क्या प्रॉब्लम भाई, क्या प्रॉब्लम है। बोला कि प्रॉब्लम यही है कि भाई मैं किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आत्महत्या करने भी गया तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इस टेंशन में, स्ट्रेस में वो सोचने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और गाना लगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। ये गाना हिट हुआ, ऐसा इतना हिट हुआ, इतना हिट हुआ कि कैलाश खेर बन गया। लेकिन हम लोग कोई ये नहीं देखेंगे कि वो उस कैलाश खेर बना कैसे, कितना स्ट्रगल किया, कितना फेलियर हुआ। तो 35-36 साल तक तो वो केवल यही गाली सुनता रहा कि किसी काम का नहीं, नालायक है। लेकिन उसके अंदर था वो एक्सपर्टीज। अगर उसको
कोई हमेशा पुश किया होता तो हो सकता है कैलाश खेर 35 नहीं 30 साल में सक्सेसफुल बन सकता था। प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारे सोसाइटी में ऐसे बच्चे जिनको कैनेस्थेटिक लर्नर्स बोलते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं, उनको ना स्कूल में जो ऐसे डायरेक्ट पढ़ाया जाता है तुरंत समझ में नहीं आता है। वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों को ना वो चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। और डाटा बताता है, रिसर्च बताता है कि जो लाइफ में सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इसी टाइप के लोग होते हैं जो कुछ करके सीखते हैं। और हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है ना, ऑल्दो आज के डेट में स्कूल्स वगैरह बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हाई टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, सब कुछ एक्सपर्टीज के साथ यूज करते हैं, बट जो बच्चे को वो जो जज्बा होता है ना, वो जो पैशन होता है, वो जो उसको अंदर से जो आवाज आता है उसको जो करना है, वो उसको आइडेंटिफाई करके नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बच्चे लोग क्या होता है, अप टू 12th एवरीवन इज ए गुड परफॉर्मर। आजकल 6th 7th क्लास के बच्चों को कॉन्वोकेशन में बुलाया जाता है, उनको टोपी पहना के उनको स्टेज पे बुलाया जाता है एज इफ दे हैव डन समथिंग ग्रेट। अरे 6th 7th क्लास में तो आप बस उस सिस्टम से क्रॉस कर गए हो, आपको क्लास में कोई भी पोजीशन आ रहा है, आप बच्चों को एकदम मेंटली फिट करा के देख रहे हो कि स्टेज पे नहीं गए, आप पुअर बच्चे हो। क्लास में 8 बच्चे 10 बच्चे स्टेज पे जाते हैं, आपको बहुत खुशी हो जाता है, बट ये रियल नहीं है। और अंदर से आपको भी पता है कि ये रियल नहीं है, बट आप ऐसे ऑब्स्टिनेट हो चुके हो, इस चीज को लेके एडिक्ट हो चुके हो इस फोटोग्राफी के चक्कर में, दैट वी ऑल वांट आवर किड्स टू स्टेज पे जाना चाहिए, स्टेज पे जाना चाहिए। हमको ये क्वेश्चन करना चाहिए ना सिस्टम से कि वाई, अभी ऐसा क्या किया मेरे बच्चे ने, 6th क्लास में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर किया एंड कुछ नंबर आया, आपने उसको स्टेज पे बैठा दिया। इसका मतलब हम उसको क्या इनडायरेक्टली क्या दिमाग में डाल रहे हैं कि देखो बेटा स्टेज पे आने का तरीका यही है एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना। बट हो सकता है 10th 12th के बाद उसको समझ में आया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना था, मेरा दिमाग कहीं और चलता है। बट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, इस सिस्टम से ही आपको जाना है। एंड रियलिटी यही है कि बीइंग ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को इस सिस्टम से निकाल भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो जो अकेलापन उसको लगेगा ना कि अरे मेरा तो कोई दोस्त नहीं है क्योंकि स्कूल जाता नहीं हूँ, इतना प्रॉब्लम होगा उसको। लेकिन आपको क्या करना है, उससे रेगुलर डिस्कशन करना है। हाँ, बच्चों के साथ ओपन अप होना है क्या कि यही दिस इज नॉट द थिंग, बेटा यही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ। क्या है, किचन में आओ साथ में कुकिंग करते हैं थोड़ा, बच्चों को कभी बोलिए पॉजिटिव पनिशमेंट दीजिए, घर गंदा कर दिया, चलो बेटा साथ में मिलके घर साफ करते हैं, हो सकता है उसका दिमाग वहीं पे काम करना स्टार्ट हो। घर में रिसोर्स नहीं है, सब कुछ वैक्यूम क्लीनर नहीं है, लेकिन बेटा हमको घर सफाई करना है, दिमाग लगाओ। ये सारा स्ट्रगल तो हम करने दे बच्चे को। हम लोग क्या करते हैं बच्चों को, नहीं अल्ट्रा केयर, उसको अपना बेड भी ठीक नहीं करना है, बेड भी उसका ठीक करने के लिए कोई व्यक्ति है। प्रॉब्लम यहीं पे तो आता है कि जैसे ही तूफान आएगा ना तो सबसे पहले ऐसे बच्चे उखड़ते हैं। कैसे उखड़ते हैं, जैसे ही लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन आया ना, डेट इधर उधर हो गया, कुछ प्रैक्टिकल में किसी टफ टीचर ने कुछ इधर उधर क्वेश्चन पूछ दिया, मॉडल पेपर के बाहर का क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, एंग्जाइटी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज रूट्स में हम लोग जाने ही नहीं दिए उसको। अल्ट्रा केयर, सो बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत ही सुंदर एक स्टोरी सुना है और कई बार हम लोग डिस्कस किए। जिराफ होता है ना, देखिएगा हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या किस टाइम के लिए करें, एग्जाम के लिए। बट रियलिटी इज एग्जाम एक दिन होता है, पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर पूरे साल भर होता है। तो पेरेंट्स को जो प्रेशर होना चाहिए ना, वो ऐसा ही होना चाहिए। अब साल भर बच्चे पे बस ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या होता है, आपको उसको स्ट्रगल करना सिखाना है, आपको उसको एक दिमाग में माइंडसेट देना है क्या कि बेटा यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, आई एम ओके, बट यू शुड लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। आप उसको डेली का कुछ ना कुछ उसके सिलेबस से डिस्कशन करो, बात करो कि बेटा आपका सिलेबस क्या है। ऑल ऑफ ए सडन मत जाके उसको डराओ, 16 सब्जेक्ट बचा हुआ है, 16 चैप्टर बचा हुआ है, 16 चैप्टर बचा है, कितना टाइम बचा है, 30 दिन बचा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। पूरे साल अगर आप उसको ध्यान दो, थोड़ा 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 ओपनली उसके साथ डिस्कस करो बैठ के,
टाइम माइंडफुल वे में। वो टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फोन पे लगे हुए हो और बच्चे से आप बात कर रहे हो क्या कि बेटा कितना बचा हुआ है, जाओ सर से बात करो। क्यों ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाके बात करते, इससे नहीं बात करते, जाओ तुम बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। उसको सारा चीज बता रहे हो लेकिन आप अपना ध्यान आपका फोन पे था। तो बच्चा तो डिस्कनेक्ट मारा हुआ था, उसको भी लग रहा था कि चलो एक साल बात करेंगे, एग्जाम आने दो, एग्जाम आने दो। यहाँ पे क्या होता है, आप उसको प्रिपेयर नहीं किए। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, आप इससे रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार एक जिराफ होती है, वो जिराफ मम्मी को, एक छोटा जिराफ बेबी होता है, जन्म लेता है। और जिराफ का बेबी जैसे ही जन्म लेता है, लंपी सा होता है, वो गिरता है जमीन पे जोर से, जमीन पे गिरता है। थोड़ा सा स्ट्रगल करके ना भगवान ने उस नेचुरली उन लोगों का वो जो साइकिल ऑफ ग्रोथ है ना, वो बहुत फास्ट दिया है। तो खड़ा हो जाता है अपने पाँव पे, शाम तक खड़ा हो जाता है। और तब तक मदर जिराफ को भी थोड़ा आराम लगता है, वो भी आराम से रिलैक्स होती है। तो जो बेबी जिराफ है ना, नेचुरली उसको वात्सल्य प्रेम आता है, मदर के प्रति प्रेम आता है। तो मम्मी के पास जाता है चिपकने, मम्मा एक लात मारती है उसको। इसको समझ नहीं आता कि मम्मा ने लात क्यों मारा, उसको लगता है गलती से लगा है मेरे को। फिर उठता है प्यारा सा बच्चा, मम्मी के बगल में जाता है, मम्मी एक और लात मारती है जोर से, खट। अब इसको समझ नहीं आ रहा हुआ क्या यहाँ पे, क्या हो रहा है। तीसरा जैसे थोड़ा सा और होता है, एक और लात, पट। अरे मतलब मैं जब भी पास जाऊंगा तो मेरे को लात ही पड़ेगा क्या। इस बार क्या हुआ, खड़ा होता है और दूर जाने लगता है। जब दूर जाने लगता है, उसकी मम्मी दौड़ते हुए आती है, उसको एक और लात मारती है। इसको बहुत बुरा लगता है, बोलता है कि मतलब मैं पास जा रहा था तब भी लात पड़ा, दूर जाने लगा तब भी लात पड़ा, मैं क्या करूं, भागूं क्या। और भागना स्टार्ट करता है अपनी मम्मी से, और मम्मी उसकी और तेज भागती है, उसको और भगाती है। एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली दोनों भागते हैं भागते हैं भागते हैं। बच्चे को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, बहुत दुखी रहता है। फिर मम्मी कुछ नहीं बात कर रही है, वो भी बात नहीं कर रहा है, दोनों अब पास में बैठे हुए हैं। एक शेर आता है, और शेर आता है इतनी तेजी से, छुपते 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 दहाड़ते हुए। और इस पर क्या होता है, मम्मी को नजर पड़ता है शेर के ऊपर, मम्मी भागना स्टार्ट करती है। और मम्मी को देख के एक छोटा जिराफ भी भागता है तेजी से, इतना तेजी भागता है, इतना तेज भागता है। और शेर की नजर से दोनों बच के भाग जाते हैं, बच जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम के दिन मम्मी लात नहीं मारी एग्जाम के उससे पहले उसको प्रिपेयर कराई थी, लात मारी थी उसको, लेकिन एग्जाम से पहले मारी थी। हम लोग क्या करते हैं ना, कि एग्जाम के दिन भी लात ही मारते हैं। अब पहले तो हम लोग बहुत प्रेम से, बेटा आ जाओ, गोदी में बैठ जाओ, ऐसे कर लो, उसको इतना कमजोर बना देते हैं। और एग्जाम के टाइम पे खुद प्रेशर में आते हैं, उसको भी लात मारना उस दिन अगर लात मारते ना, दोनों मम्मी पापा दोनों जाते, बेटा भी जाता मम्मी भी जाती। क्यों जाते, आता शेर बोलता है अरे तो दोनों आपस में लड़े, काटो। वही तो होता है एग्जाम में, बच्चा बेचारा इतना घर में प्रेशराइज हो जाता है, डर जाता है। हमको उनको ना एक थॉट देना है क्या, कि बेटा एग्जाम में परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। एंड वी शुड डिस्कस सच स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ फेलियर। बड़े बड़े लोग फेल हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग फेल हुए हैं। फेल का मतलब बस ये नहीं होता ना 100 में 32 नंबर लाना फेल नहीं होता। फेल का मतलब ये भी होता है 100 में 65% नंबर भी फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि बाहर में जाके देखिए मार्केट में 90 95 95 99% का भरमार लगा हुआ है। आई वाज डिस्कसिंग विद वन पेरेंट्स, उनके बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए, 98.6 परसेंटाइल आया। मतलब अगर उसका रैंक देखा जाए तो 17,000 रैंक आया अक्रॉस इंडिया। उसको अच्छा नहीं मानते आज के डेट में, क्योंकि आपको आईआईटीज नहीं मिलेगा, एनआईटीज नहीं मिलेगा। लेकिन उसने अपने मेहनत के हिसाब से 17,000 रैंक लाया, उसके लिए तो अचीवमेंट है ना। हर व्यक्ति थोड़ी ना 2 डिजिट में आएगा, हर व्यक्ति 3 डिजिट में नहीं आएगा। उसने मेहनत करके अगर 17,000 ला के दिया, अगर हम उसको अप्रिशिएट कर दें कि ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है बेटा, दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड आई लव यू फॉर दिस, हम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मिस हो गया बेटा, मतलब मैं आपको प्यार कर सकता हूँ बेटा, पर थोड़ा सा और आता तो करता। कंडीशन अप्लाई,
और ये कंडीशनिंग बच्चे के दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है, ओ मैं मिस कर गया, थोड़ा सा और आता तो मम्मी पापा का प्यार मिल जाता. सो आवर लव इज एक्चुअली गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द मार्क्स वी आर गेटिंग. एंड यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमको ये समझना है, हमको इसी चीज से बाहर निकलना है, इस साइकिल से बाहर निकलना है. दैट बेटा आई लव यू फॉर 50,000 रैंक, बेटा आई लव यू, आपको मैथ्स में 32 आया बट स्टिल आई लव यू. जब बच्चे को ये मैसेज आता है स्ट्रॉन्ग, यस मतलब दे आर लविंग मी, दे आर रेडी टू गिव मी लव, अनकंडीशनल लव, तो बच्चा खुद अपना पैशन ढूंढता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि मैं ऐसे कैसे चलेगा. दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद ग्रो करेगा. हो सकता है उसका एक्सपर्टीज कहीं से फेलियर होते ऐसा निकले. अभी मैं एक स्टार्टअप हिस्ट्री के बारे में सुन रहा था, उसका नाम है रोडवेज. बिहार का ये एक ब्रांड है, आज के डेट में ग्लोबल ब्रांड बन गया है. क्या था इसका स्टोरी, एक ट्रक ड्राइवर था और इतना ही कमा पाता था जिससे कि बच्चों को स्कूल भेज पाता था, आना जाना हो पाता था, सब कुछ होता था. एक समय के बाद उस ट्रक ड्राइवर का कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसको फाइनेंशियली क्राइसिस आया एंड बहुत स्ट्रगल करने लगा. बच्चे लोग बड़े होने लगे थे, बच्चे लोगों का कॉलेज में जाने का टाइम था, कॉलेज जाना स्टार्ट किया. बच्चा कुछ समझ ही नहीं आता था पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे सब कुछ हाई फाई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज होता था, बच्चा हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें. लेकिन घर में उसको एक चीज सीखने के लिए मिला था, क्या कि पापा बहुत मेहनत करके पैसा लाते हैं जिससे हम लोगों का मतलब पढ़ाई हो पाता है, घर चल पाता है, तो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. बहुत मेहनत करते हैं पापा, और अभी पिताजी का फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, तो हमको कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा. तो ट्यूशन्स देने लगता है, पढ़ाने लगता है, कुछ काम करने लगता है, पर काम नहीं चलता है. जिद करके अपने चाचा को बोलता है कि पापा चाचा मेरे को भी गाड़ी चलाना सिखा दो, और गाड़ी चलाना सीखता है. उसका कम उम्र में ही शादी हो जाता है, गांव में शादी जल्दी हो जाता है. जब शादी हो जाता है तो उसको अब लगता है कि मैं पापा से कैसे पैसे लूंगा, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाया, पापा पे डिपेंडेंट भी नहीं रह सकता हूँ, शादी कर लिया है, क्या करूं, कैसे करूं. उसने बोला कि मेरे लाइफ में एक ही चीज सीखा था, वो क्या था, स्ट्रगल करना. जब भी कोई परिस्थिति में फंसो, जिसका डिसीजन खुद लिए हो ना, तो उससे निकालने का भी तरीका खुद निकालो, क्योंकि उसका जिम्मेदारी तुम्हारा है. आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ इसलिए मैं ऐसे फंसा, मेरे को आप लोग अगर क्यों मेरे को कॉलेज भेजे थे, मैं स्कूल के बाद ही कमाने लग जाता, मेरा शादी इतने कम उम्र में क्यों कराए थे. नो, जब हो गया वो चीज ना, अभी जिस सिचुएशन में आ गए, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी कुछ प्लान था मेरे लिए. अब इससे बाहर निकलने के लिए मेरे को कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा, जो कि अभी जिस लूप में हूं ना, हाँ इससे कुछ अलग वो एफर्ट्स होगा. ये लूप जो होता है ना, सपोज आप दौड़ रहे हो, आपके पीछे चोर फंसा हुआ है, या तो आपको तेज भागना पड़ेगा. अगर उसी लूप में रहोगे तो आपका प्रेशर फियर वही रहेगा. आपको तेजी से निकलना होगा, या चेंज करना होगा, रास्ता बदलना होगा, क्या करना होगा, यू हैव टू रिस्पॉन्ड. उस लड़के ने डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ पटना में जाके काम करता हूँ, और पटना में आके काम करने लगा. ट्रक चलाता था तो यहाँ पे ट्रक चलाने लगा, उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा. एक दिन उसके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आया, बोला कि आजकल ओला उबर हर जगह अवेलेबल है, यहाँ से कोई चला जाता है, पटना से मुजफ्फरपुर चला जाता है 70 किलोमीटर, पटना से ऐसे, तो बिहार में वो प्लान कर रहा था. उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो शहर से गांव तक का कैब बुक करते हैं, और फिर वो कैब खाली लौटता है. उसने क्या किया, अपना एक ऐप डेवलप किया. उसको इतना बड़ा पर्पस मिल गया, तो उसने ऐप डेवलपमेंट सीखा कि ऐप कैसे बनता है, समझने का कोशिश किया कि ऐप को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे होगा, और उसने पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में बना लिया. बिल्कुल जीरो पैसा, हर चीज सीखा, कहीं से यूट्यूब से ये करके कि ऐप कैसे बनता है, ऐप बना दिया उसने. और ऐप में क्या डाला कि जो भी ना, सपोज कोई गुड़गांव में है, गुड़गांव में तो लोगों के पास पैसा होता है, कंफर्ट ढूंढते हैं, गुड़गांव से हिसार तो चले जाएंगे, लेकिन हिसार के कितने ही लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरे को गुड़गांव भी कैब से आना है, बहुत कम. तो उसने क्या किया, हिसार का ऑप्शन दे दिया कि आधे में, गुड़गांव से हिसार जाने में आपको इतना पैसा ओला में लगता है ना,
आपको हिसार से गुड़गांव आने में आधा पैसा देना होगा। और लोगों को इतना कंफर्ट मिलने लगा कि वो एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया आज के डेट में, रोड बेस नाम है उसका। कैसे हुआ ये? 30 साल तक वो बच्चा फेलियर था, लेकिन उसको ये पता था क्या, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग को भी ना इस लूप में मत फंसिए। किस लूप में? 10th में मेरे बेटे को कितना 99% आया, 12th में कितना आया 99% आया, प्लस जेई में इतना रैंक। हर बच्चा वैसे परफॉर्म करने के लिए नहीं बना है। एंड डोंट फील प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। बच्चे के लाइफ में जैसे ही थोड़ा अप एंड डाउन आएगा ना, स्ट्रगल, अगर उसने स्ट्रगल को कभी फेस नहीं किया, आई एम सॉरी टू से, बट रीजन इतने सारे रिलेशनशिप खराब होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं आता। दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसीजन। उनको हर चीज में वैलिडेशन चाहिए। ये जो हम लोगों ने ये हैबिट्स डाला है, बीइंग पेरेंट्स वी शुड क्वेश्चन, ये कल्चर पे क्वेश्चन करना चाहिए हम लोगों को। व्हाई यू आर डूइंग, इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों के साथ? वो क्यूट लगते हैं, वो क्यूट नहीं लग रहे हैं, वो बहुत कमजोर हो रहे हैं। क्यूट लगते हैं जब वो टोपी पहन के उनका कॉन्वोकेशन होता है, उनको काला कपड़ा पहना देते हैं, लाल कपड़ा पहना देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलता है, आप फोटोज डालते हो, बहुत क्यूट लगता है। बट उसका कोई नीड नहीं है उसके लाइफ में, उसका कोई काम नहीं आने वाला, उसको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलता इससे। बस आपका ईगो बूस्ट होता है कि देखो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, इसके लिए इसका ऐसा जस्टिफिकेशन। वी शुड क्वेश्चन, इससे उसके लाइफ में क्या बेनिफिट आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई ये हो रहा है। एंड अभी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। नाउ दे आर डिस्कसिंग कि हम 10th के बाद, जरूरी नहीं है 10th तक ना, हम कुछ स्किल डेवलपमेंट भी डाल देंगे 10th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सारा चीज के साइड भी कुछ हमको डालना पड़ेगा, कुछ स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा बच्चों के साथ। नाउ दे आर थिंकिंग, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट नहीं था ना ये सिस्टम। जस्ट बिकॉज आपका बच्चा उस सिस्टम में, व्हाई यू आर पुशिंग योर चाइल्ड टू बिकम परफेक्ट? जब सिस्टम ही परफेक्ट नहीं है, सिस्टम में इतना चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, तो व्हाई वी आर सो एडमेंट कि हमको बच्चे को परफेक्ट बनाना है इसी सिस्टम में? व्हाई? हो सकता है जैसे ही आपका बच्चा 12th पास हो पूरा सिस्टम नीचे चेंज हो जाए। व्हाट इज द यूज? द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम बच्चे को इस संसार का डुअलिटी से एक्सपीरियंस कराएं। द डुअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, कभी आप जो चाहोगे आपको तुरंत मिल जाएगा, कभी बहुत स्ट्रगल होगा। मतलब आपका प्रॉफिट लॉस गेन ये वो दिस दैट सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये सारा का सारा स्ट्रगल हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमको बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए, जस्ट टेलिंग यू कि वी शुड बी माइंडफुल व्हाइल डूइंग दिस टास्क। जब हम बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करा रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, कराना चाहिए, हमको साथ में बैठना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी लाइक ए प्रेशर। बेटा 10 से ज्यादा रैंक ले आइयो किसी तरह से, बेटा आईआईटी कर लेना। मान लो आईआईटी कर लिया, आपको क्या लगता है आईआईटी में सारे बच्चे बहुत खुश हैं? मैं एक आईआईटी के 3rd ईयर के बच्चे को जानता हूँ, ही इज फोर्सिंग हिज पेरेंट्स, फोर्सिंग कि मेरे को आईआईटी से विड्रॉ करने दो, निकलने दो बाहर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई पर्पस नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरा एक ही पर्पस है, आईआईटी में जाना 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 है। आईआईटी में जाके क्या करना है? कभी जाके देखिएगा, रिसर्च बताता है कि लव मैरिजेस फेल्स मोर। अब ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज करना, लव मैरिज करना, लव मैरिज, लव हो गया, मैरिज करना है, मैरिज करना, लव मैरिज करना, लव मैरिज। जीत कहाँ पे? लव मैरिज। और अरेंज मैरिज वालों के साथ क्या होता है, उनको डेट मिल जाता है, आपका शादी इस तारीख को होगा। उस डेट पे सपोज एक कपल है जिनका अरेंज मैरिज हो रहा है, एक कपल है जिनका लव मैरिज हो रहा है, 13 तारीख को उनका शादी हो रहा है, 13 फरवरी को शादी हुआ, लव मैरिज का भी शादी हुआ, अरेंज मैरिज का शादी हुआ। लव मैरिज का पर्पस तो पूरा हो गया 13 तारीख को, अरेंज मैरिज वालों का स्टार्ट होता है यहाँ से कि मेरे को शादी चलाना भी है। लव मैरिज का पर्पस क्लियर था कि मेरे को शादी करना है, शादी करना है, शादी हो गया। अब आगे का प्लान क्या है? आगे का कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि हमको तो यहाँ पे टारगेट हमारा ये था
उसी तरह से आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, 90%, 90%, 90%, 90% के बाद क्या करना है? देयर इज नो पर्पस, एंड व्हेन देयर इज नो पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं था 90% लाने का, आईआईटी निकालने का, तो जैसे ही उस सिस्टम में जाता है, वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है बच्चे के लिए। दे स्टार्ट फीलिंग कि खत्म, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, इसका आंसर नहीं मिलता उसको। और जब इसका आंसर नहीं मिलता है, धीरे 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 कहाँ फंसा, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ गलत, कहाँ पे गलती किया, कहाँ पे गलती किया, एंड इस मिस्टेक के बाहर बच्चा कभी निकल ही नहीं पाता है। एंड यहाँ पे हम लोग आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, सो ये जो सबसे छोटे बच्चों के लिए ना, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च बताता है क्या कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, 1 in 5 चिल्ड्रेन, 20% रिपोर्ट एंग्जाइटी अबाउट स्कूल वर्क। ये जो छोटे छोटे बच्चों को ना होमवर्क मिलता है, एलिमेंट्री स्कूल का बात कर रहे हैं हम लोग, अप टू 8th क्लास, जहाँ पे बच्चों के अंदर ना फेलियर का इतना फियर हो जाता है, अपने कंपैरिजन इतना डीप होने लगता है, एंड दे स्टार्ट ना, उनका जो क्यूरियोसिटी होता है ना क्वेश्चन करने का क्षमता, वो खत्म होने लगता है, और इतना डीप हो जाता है, वो इतना डीप हो जाता है कि हम सब लोग आज तक, सपोज अभी हम लोग क्लास बंद करेंगे, आई विल आस्क कि किसी का कोई क्वेश्चन है पूछिए, हम लोग कोई नहीं पूछ पाएंगे। हम लोग को लगेगा कि 20 लोग बैठे हैं, जज कर लिए जाऊंगा, कहीं गलत क्वेश्चन पूछा तो कुछ और ना समझ लें। ये आपके अभी नहीं हुआ है, ये बचपन में ही हो गया आपके साथ, और हम लोग मतलब उस सिस्टम के थ्रू अपने आप को बर्बाद किया, और बच्चों को भी ऐसे ही कर रहे हैं। वी शुड बी वेरी ओपन ना, गलत क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, बट आप कुछ उल्टा क्वेश्चन थप्पड़ खा लोगे स्कूल में, जहाँ पे मतलब सही है बच्चा, वहां पे हमको गलत घोषित कर दिया जाता है, और जहाँ पे हम गलत हैं वहां पे हमको पैम्पर कर दिया जाता है। तो हमको कुछ जगह पे वी हैव टू बिकम माइंडफुल, अदरवाइज वी आर डूइंग सो मच अनजस्ट टू आवर किड्स। और हमको फोकस करना चाहिए, जब बच्चे अप टू 8th क्लास तक हैं, वी शुड फोकस ऑन मेकिंग देम डेवलप सम स्किल्स, बेसिक स्किल्स, कम्युनिकेशन, बात करना, अपने बात को कन्फ्रंट करना। सपोज डिसीजन हो रहा है घर में, हमको इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों को, वी शुड इन्वॉल्व देम। सपोज फैमिली टूर कहीं प्लान हो रहा है, बच्चों को डिस्कशन में लाना चाहिए, उनको लगता है कि हमारा भी स्पेस है, हमको भी बोलने का राइट्स है, बोलेगा वो, कोई बात का बात खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसको समझ में, अच्छा मैं इतना समझदार नहीं तो आपको बहुत बड़ा होने के बाद, जब वो लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती करेगा, तब जाके सीखेगा। क्योंकि अगर आपका बच्चा कैनेस्थेटिक टाइप का लर्नर हुआ ना, जिसको कि कुछ एक्टिविटी करके ही वो सीखता है, उसको टाइम लगता है सीखने में, लेकिन जब वो सीखता है ना, बहुत पक्का सीखता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है ना, इन लोगों को कॉन्फिडेंस को ऐसे मार दिया जाता है, ऐसे मार दिया जाता है ना, कि उनको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, अपने आप को बनाने में उसको पूरा जीवन लग जाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं स्कूल में जब पढ़ाई करता था, तो मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल गोबर टाइप का होता था, बिल्कुल उल्टा परफॉर्म करता था, लेकिन मेरा कुछ एक्सपर्टीज था, मैं बहुत सुंदर क्रिकेट खेलता था, इतना अच्छा क्रिकेट खेलता था कि मैं 6th क्लास में था, और 11th क्लास 12th क्लास के भैया लोगों के साथ खेलता था, और मैं बहुत अच्छा स्कोर करके आता था। तो मुझे सब लोग बोलते थे कि मतलब ये मतलब बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत अच्छा, मेरे दिमाग में होता था कि मेरे को खेलना है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एकेडमिकली इतना खराब मेरा परफॉर्मेंस था, इतना खराब परफॉर्मेंस था, मेरे को याद है मेरी टीचर ने एक बार मेरे से पूछा कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। मैंने बोला मेरा बर्थडे 5 जून को आता है। तो टीचर ने बोला अच्छा है, गर्मी छुट्टी में आता है। मतलब आई यूज टू फील कि मैं कितना बड़ा बर्डन हूँ स्कूल के लिए, कितना मतलब वो हूँ। और मेरे अंदर इतना नेचुरल था ना कि एग्जाम के टाइम पे जब सारे बच्चे टेंशन में बैठे रहते थे ना, मेरे को डर ही नहीं लगता था, मेरे को हंसी आता था बच्चा लोग का चेहरा देख के। और ये चीज मेरा MSc जब मैं करने लगा मैथ्स में, तब तक रहा। एक बार हमारे एक टीचर ने क्या किया, हम लोग बहुत मजाक कर रहे थे उस सर से, अभी तक वो सर मेरे टच में हैं, मतलब वो मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, अभी भी वो मेरे से कुछ बात करते रहते हैं। नाउ समटाइम्स ही आल्सो अटेंड सम ऑफ माय क्लासेस, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो वो सर बहुत गुस्सा हो गए पूरे क्लास से,
और उन्होंने इतना टफ क्वेश्चन पेपर दे दिया, इतना टफ क्वेश्चन पेपर कि क्लियर था कि कोई पास नहीं करेगा। 1 घंटा मेरे को याद है, कुछ बच्चे लोग एकदम कांपने लगे कि तो फेल होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं। लेकिन मैं अपने लाइफ में फेल इतना बार हुआ था ना, मेरे को हंसी आ रहा था, इतना हंसी आ रहा था मेरे को, इतना हंसी आ रहा था सबका चेहरा देख के। मैं बोला कि सर ने प्लान करके फेल किया है, फिर भी ये लोग डर रहे हैं। अब मैं सर से बहस कर रहा हूँ, क्लास में मजाक कर रहा हूँ कि सर एक क्वेश्चन बस मौका दे दीजिए सबको पास करने का, एक क्वेश्चन दे दीजिए सर, एक क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। इतना बाकी सब लोग प्रेशर, एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर छोड़ के भाग गया, वो सर को डर लग गया कि कहीं कुछ कर ना ले। उन्होंने मेरे को भेजा कि तुम जाके देख के आओ तुम ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे हो। पॉइंट इज कि जब हम बच्चे को मतलब इतना इतना उसको फेल, इतना फेल, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ, सिस्टम कोलैप्स कर गया। अप टिल ग्रेजुएशन आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे को लगता था somehow किसी तरह से सरवाइव करके निकल जाऊं, पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा मैं पापा मम्मी का। इस डर के मारे मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया कि कहीं पैसा खर्च हो गया ना तो सब लोग बोलेंगे पैसा खर्च। मैं हमेशा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा। जब मेरा डिसीजन होने लगा, मैं कभी भी प्राइवेट कॉलेज ये सब में नहीं गया। ऑप्शन मिलता भी था तो मैं बोलता नहीं, मैं सरकारी कॉलेज में ही पढ़ूंगा, ताकि कल होके मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना करे कि पढ़ने में बिल्कुल बेवकूफ था, इसने पैसा बर्बाद कर दिया। कहाँ से आया ये माइंडसेट? मेरे फादर ने नहीं दिया, मेरी मदर ने नहीं दिया, इस सिस्टम ने दिया मुझे। कब तक मतलब आपको इतना तोड़ देगा, इतना तोड़ देगा, बचपन में ही तोड़ देगा। 6th-7th क्लास में खत्म। 12th क्लास में डर लगता था, अगर मैं क्रिकेट खेलने जाता था मुझे लगता मैं चोरी करने जा रहा हूँ। आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं चोरी कर रहा हूँ, झूठ बोलूंगा तब जाके खेलूंगा। क्यों इतना मतलब प्रेशर क्यों क्रिएट किया? मेरे टीचर को क्या राइट था ये बोलने का कि अच्छा है तुम्हारा बर्थडे गर्मी छुट्टी में आता है? It is not, it is a mental humiliation, टॉर्चर, ट्रॉमेटाइज करना 30 बच्चों के बीच में। यू आर मेकिंग समवन फील लाइक यार इज गुड फॉर नथिंग। एंड हम लोग इसी सिस्टम से अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, चेक करिए क्यों नहीं कर रहा है। उसके पीछे का कुछ रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता, तो कहीं पे डिस्कनेक्ट है। बच्चा कभी कभी बैठे बैठे खुद रोने लग जाता है। क्यों? कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चा चुप हो जाता है, उसके साथ कहीं कुछ गलत होता है। मेरे को वो खुंदस आज तक है कि उस टीचर ने, मैं इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद मेरे को खुंदस है कि मेरे को उस टीचर ने क्यों बोला था ऐसा। 3rd क्लास में था मैं तब बोला था। 3rd क्लास से लेके आप 4th क्लास में, 3rd क्लास में पढ़ाई नहीं हूँ, जंप करा दिया गया था। 4th क्लास में था, मेरे को आज तक साक्षात याद है कि उस टीचर ने ऐसे बोला था। मुझे टीचर का नाम याद है, फेस याद है, किसने राइट दिया था। एंड उस वजह से क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस का बैंड बज गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, बिल्कुल। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, एंड बर्बाद हो रखे हैं। आप ऑफिस में जाके देखिए, बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको काम करने में एक्सपर्ट है, बोल नहीं सकता वो किसी के सामने, उसको इतना दबा दिया गया है। एंड अगर कोई बच्चा बहुत बोलने में एक्सपर्ट है, ऑफिस में पॉलिटिक्स क्यों होता है? आप जाके चेक कीजिए, आजकल के प्रोफेशनल्स, बहुत सारे मीडिया एप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बच्चे ना जो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ, उनको सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, अंदर से दे डोंट हैव एनी सब्सटेंस। और जो व्यक्ति मेहनत किए जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये सिस्टम का कोलैप्स है। और अगर बीइंग पेरेंट्स भी हम अपने बच्चों के साथ ये बिहेव करेंगे तो बच्चा बेचारा यहाँ पे दिल्ली में स्ट्रगल करता रहेगा, आप गुजरात में बैठे बैठे ये सोचते रहोगे कि मेरा बच्चा मेहनत नहीं कर पा रहा है, स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे बेचारा परेशान हो रखा है। तो कोई तो हो जो उसको एक्चुअली जिताए, एंड दैट्स व्हाई वी शुड प्रोवाइड मेंटर्स। हम अपने बच्चों को उतना करेक्शन भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो वी शुड गिव देम लाइफ मेंटर्स। आप उसको मैथ्स का टीचर पढ़ाते हो, बास्केटबॉल सिखाते हो तो कोच देते हो, सब जगह कोच प्रोवाइड कर रहे हो, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम अ लाइफ कोच, जो कि रियल प्रॉब्लम है।
And that is the reason we have started this venture Mindful Vidya, where we are actually not only educating the kids, we are also educating parents कि आपका कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई नो कि मेरे पार्ट से भी ये बोलना बहुत आसान है, बट आप सब लोगों को इसको स्टार्ट करना ही होगा. अगर हम आज के डेट में स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर 1 या 2 बच्चे हैं हमारे, और 1 और 2 बच्चे को, हमारा घर कितने लोग हैं, 4 से 5 लोग रहते हैं. वी आर नॉट इवन, मतलब ऐसा भी सिस्टम नहीं हमारा कि उसको कोई और इकोसिस्टम में प्रोटेक्शन मिलेगा. आप अपने लाइफ में 5 ऐसे लोग ढूंढ के देखिए जिनके आप ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं. आपके पास 5 लोग नहीं है आपके लाइफ में, तो आपके बच्चे के लाइफ में बस 2 ही लोग बचे, मम्मी पापा. एंड अगर वो मम्मी पापा भी उसको जज करके बैठे हुए हैं ना, तो वो बच्चे के लाइफ में कोई नहीं बचा, क्योंकि उसको आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका खत्म कर दिया है, तो उसके लाइफ में बचा क्या. तो अभी तो हम लोग बोलते हैं कि आप अपने लाइफ में 5 लोग ऐसे ढूंढिए, आने वाले टाइम में हम बोलेंगे आप अपने लाइफ में 1 व्यक्ति ऐसा ढूंढिए अपने आप को, वो भी नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि व्यक्ति का सेल्फ स्टीम टूटा हुआ है, रिलेशनशिप में इतना इश्यूज है, स्ट्रगल है, कहाँ पे जाके बच्चा शेल्टर लेगा. सो वी शुड, at least being parents, it is our foremost responsibility to provide them with this culture of dependency, intra-dependency बोलते हैं इसको. आपके ऊपर वो डिपेंड भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो अपने ऊपर आश्रित है, अपने एफर्ट्स के ऊपर आश्रित है, आपके ऊपर ओवरली डिपेंडेंट नहीं है. वो ही इज इंट्रा डिपेंडेंट, मतलब वो आपका कंसेंट लेता है, आपसे सजेशंस लेता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ करता है. उसको पता है कि मैं कुछ गलत करूंगा तो आई हैव दिस प्रोटेक्शन, मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा. ये अगर हम लोग बच्चों को ये कॉन्शियसनेस देते हैं, आज 17, 18, 20,000, 50,000, 1 लाख रैंक डजंट मैटर. अगर उसने लाइफ को खेल दिया ना, हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कर दे वो. तो ये इंटेलिजेंस देना बच्चों के अंदर, क्या कि बेटा फेलियर इज जस्ट ए पार्ट, फेलियर लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा. फेलियर इतना हम लोगों को करवाना चाहिए एक्सपीरियंस बच्चों को. कभी कभी आप बोलो बच्चे को गाड़ी चलो गाड़ी साफ करो, आज गाड़ी में घूमना बहुत अच्छा लगता है, बच्चा स्ट्रगल करेगा, पापा मेरे से तो सीट आगे नहीं हो रहा है, लेट हिम फेल. ये भी फेलियर है, लेकिन ही विल लर्न. कैसे खुलता है, जब उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा ना कि मेरे को कुछ नहीं आता है, बोलने से मेरे को डांट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे मौका नहीं मिलता ना, 100 में अगर 40 मार्क्स आ गया तो उसको मौका ही नहीं है अपने आप को स्पेस देने का. मौका उसको कब मिलेगा, जब वो 20-25 साल का हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा. हाँ, अब जाके जब उसका खुद पे कंधा पे आएगा ना, देन दैट पर्सन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अरे बचपन से ही अगर ले लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना आगे जा सकता था. उसको ये कॉन्फिडेंस आने में 10 साल लग जाएगा कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं भी बोलूंगा तो शायद हो सकता है कुछ सेंस करूं. किसी के कॉन्फिडेंस को किल करने का हमारा कोई राइट नहीं है, चाहे हम पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे हम टीचर हो, चाहे हम कुछ भी हो. वी कैन नॉट किल एनीवन्स कॉन्फिडेंस. अगर हम किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वी शुड नॉट, मतलब अपना बैड माउथ खोल के वी शुड नॉट ह्यूमिलिएट समवन. और हम लोग कभी कभी मम्मी पापा होने के नाते ऐसा कर देते हैं ये मिस्टेक्स. इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो फिर से दिखाऊंगा जो हम लोगों ने आज देखा. मैं आपको 2 डाटा और दिखाता हूँ पहले, एंड देन ये मिडिल स्कूल के बच्चों का है ना, 10th क्लास के बच्चों टाइप का. हाँ, इनके साथ क्या होता है, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर 2023, these factors are like with increased rate of depression and eating disorders. हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा, it is leading to depression. छोटे छोटे बच्चे 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे डिप्रेशन में हैं. हम लोगों को लग रहा है क्या बच्चों के पिंपल्स तो ये तो एज का इफेक्ट है, उसको नींद नहीं आता उसका एज का इफेक्ट है. नहीं, उसका रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस पे इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया गया है ना. उसका रियलिटी ये है कि उसको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा है, वो बेसिक मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन कहाँ है, आपने उसको टॉप क्लास कोचिंग में एडमिशन करा दिया है, वहां पे जाके उसका दम घुटता है. उसको समझ नहीं आता कि मतलब मैं कितना गलत कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं आ रहा है. अरे तुमको ये लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो इसमें उसका कोई मिस्टेक नहीं है. मिस्टेक इज इन
टीचिंग दैट प्रोसेस, उसको सिखाने में दिक्कत है। वो खुद से जाके थोड़ी बोला था कि मेरे को स्कूल में भेजो, हमने भेजा है, सिस्टम ने उसको ऐसे किया है। वी शुड नॉट मेक देम फील कि यू आर गुड फॉर नथिंग, इट इज रॉन्ग। तो बच्चों को तो बाद में सीखना, हमको पहले सीखना पड़ेगा, हम लोगों को स्कूल फिर से आना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस स्कूल, माइंडफुल स्कूल फॉर पेरेंट्स। नहीं तो हम लोग कितना इनजस्टिस करते जाएंगे, गलती करते जाएंगे and it is leading to anxiety, unhealthy competition, low self-esteem, potential for social isolation. Up to 30% of students experience test anxiety. ये सारा डाटा इसलिए देखने के लिए मिल रहा है कि सम और अदर ना हम लोग जिस चीज पे फोकस कर सकते थे वो चीज फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को स्पेस नहीं देते कि हाँ चलो हम लोग बैठ के बाहर में बात करते हैं, ओपनली हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने कुछ प्रायोरिटीज और कुछ गोल सेट कर लिया, ये लाइफ का सक्सेस है, ये लाइफ में सक्सेस है, ये फेलियर है। उसके लिए हो सकता है वो अभी एकेडमिक्स में फेल हो रहा है, बट उसको पहले a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अभी वो स्ट्रगल करते करते शायद थोड़ा सा मीनिंग समझना स्टार्ट किया है। उसके लिए तो वो सक्सेस, तो एटलीस्ट उसको 30% के लिए तो अप्रिशिएट कर दो। बिकॉज हम 70% को देखते हैं कि उसको 70%, वो 30% तक पहुंचा है यदि खुद से, तब उसको टेस्ट तो करने दीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, बच्चे होते हैं ऐसे इनोसेंट, वो करते हैं मेहनत, 51 से 53 आता है उनको, अरे 2 नंबर बढ़ाना कम है क्या? आप उसको 2 नंबर के लिए अप्रिशिएट तो करके देखिए, उसको इतना अच्छा टेस्ट लगे, जस्ट बिकॉज उसको ये लग रहा है क्या 47 नंबर कम आया, 47 कम आया, वो 47 को ही वो करता रहता है। आई यूज्ड टू गेट 19 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन माई क्लास 9th। मैथ्स में मेरे को ऐसा नंबर आता था, 19 नंबर, 20 नंबर, टीचर के सामने नाक रगड़, पास कर दो प्लीज, 10 नंबर दे दो मैडम प्लीज, पापा मारेंगे मेरे को, पापा बहुत नाराज हैं। मेरे पापा कभी मारते नहीं थे भगवान की कृपा से। मेरे पापा बोलते थे कि देखो बेटा, किसी तरह से पास कर देना, फेल मत करना, मेरे को टेंशन हो जाएगा, क्लास में मत वो करना, तुमको बहुत दिक्कत होगा, तुम्हारा उम्र बढ़ जाएगा, तुम्हारे फ्रेंड लोग आगे चले जाएंगे, तुमको दिक्कत आएगा, तुम किसी तरह पास कर देना, नंबर का मेरे को टेंशन नहीं। मेरे को इस चीज से इतना लगता था कि यार पापा ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा मेहनत करता हूँ, मेहनत करने लगा। चेक किया तो मेरे को a+b का होल स्क्वायर नहीं पता था। 9th क्लास के बच्चे को a+b का होल स्क्वायर नहीं पता है। पूछता था कोई, मैं बोलता था c स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पूरा समझने लगा कैसे होता है। बनाते 6th क्लास का मैथ्स तक चला गया, 6th तक का मैथ्स नहीं आता था, और 9th क्लास में फेल हो रहा था क्योंकि 6th का ही नहीं आता था। तो छुट्टियों में बनाने लगा 6th का, बनाते मेरे को अच्छे से याद है, ठंड का छुट्टी था, और 10 दिन में मैं इतना मैथ्स बनाया कि जब एनुअल एग्जाम हुआ हमारा मार्च में, आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। मेरा कॉन्फिडेंस सीधा एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो हुआ कि ये कैसे हो गया। एंड आई ended up doing MSc इन मैथमेटिक्स। मैंने 6 महीने का एक रिसर्च किया मैथ्स में, जो कि मेरे को आज तक इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है। बस इसी कॉन्फिडेंस से मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे को आ सकता है ना, तो दुनिया का कोई भी बच्चा सीख सकता है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरे टीचर को लगता था ये सबसे मूर्ख व्यक्ति है, मेरे घर में सबको लगता था ये सबसे मूर्ख व्यक्ति है, मैं खुद इतना कन्विंस था कि मैं सबसे ज्यादा मूर्ख हूँ। अगर मेरे को आ सकता है, इसका मतलब किसी को भी आ सकता है। एंड मेरा लर्निंग स्पीड भी बहुत स्लो है, जो चीज़ बाकी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, मेरे को बहुत धीरे समझ में आता है। अगर मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब कोई भी कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस हमको बच्चों के अंदर देना है कि बेटा तुमको 9th में इशू नहीं हो सकता है, तुम 8th का देखो, और वो बच्चा 8th का जब बनाएगा ना तो उससे बनेगा। आप उसको जितना तो सिखाइए, हम उसको यही दिखाते हैं कि तुम 16 चैप्टर बचा हुआ है, 16 चैप्टर बचा, तो 8th का ये नहीं दिख रहा आपको, 16 56 चैप्टर बचा हुआ उसका, और आप उसको 72 और ऐड कर दिए, 56 को ही स्ट्रॉन्ग बना दे। कल होके ये तो प्राउडली बोल सकता है ना कि मैं 8वीं तक पास हूँ और 9वीं फेल हूँ। हम 9वीं फेल बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बताया 8वीं पास है। 8वीं पास किया वो, तब 9 में फेल हुआ ना, लेकिन हम 8वीं भी स्ट्रगल करते करते पास करा देते, 9वीं भी ऐसे नहीं कर सकते हम बच्चों के साथ। हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है।
एंड अगर हम लोग ये सारे चीज़ पे वर्कआउट करेंगे वी कैन बिकम सच सक्सेसफुल पेरेंट्स, और हम अब ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चों को सोसाइटी में दे के जाएंगे ना, जो दूसरों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल देखा है लाइफ में। दे विल बिकम सक्सेसफुल, मतलब जब वो अपने रिलेशनशिप में आएंगे दे विल बिकम वेरी सक्सेसफुल, जो अपने परफॉर्म करने का दे विल बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर आप उसको ये दे दिए माइंड में कि आप 60% कम हो बेटा, आपको 40%, दिस इज फेलियर, एज ए पेरेंट्स वी आर फेलिंग। सो दिस इज वी वांटेड टू डिस्कस। मैं आप लोगों को फिर से वो वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको एक बार फिर से इस थीम में समझने का कोशिश कीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो। Dear Amma and Appa, you know I'm very shy, and it has taken a lot of courage to write this letter, so please listen to me. Exams in here, and I'm scared. But not from the exam pressure, but from the pressure from you. I know I did not do well last time, but believe me, I'm working really hard this time. You only talk about competition and marks. I feel like I don't have a life anymore. I have a limited capacity, you know. I can't study continuously for 10 hours in one go. Sometimes मैं आप दोनों से इतना डर जाती हूँ that I find myself in tears. I feel very suffocated and I just want to get away from it all. I don't understand why you don't let me meet my friends. I feel trapped. I know you really care about my studies and get angry at me for not studying. But do you know, I really try hard. I get tired after studying, I want to watch football on TV. but नी टीवी कनेक्शन ही कट पड़ता है. Please don't come to check on me inside my room after every half an hour. It really bugs me and breaks my concentration. You've become a stranger to me. I get a rumbling feeling in my tummy, like I'm going to faint. बाबा, even when you're with me, it's like आप मेरे साथ नहीं हो. आप अभी भी अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हो. You look so stressed during my exams that it makes me nervous. आप सबके सामने प्लीज मुझे निशी आंटी की बेटी के साथ कंपेयर मत करो. Appa, why can't we be a normal house? You always scream and scold me. I haven't slept for nights after getting yelled at by you. Sometimes it's so frustrating that I feel like locking myself in the bathroom and not talking to anyone. I know you two really love me and are really concerned about me. But still, sometimes, just let me be. मेरा दम घुटता है. I feel like please don't demotivate me. I get it from school and from my classes and then from you. And I'm thankful and privileged to be your daughter. But please try to understand me. Thank you, man. Your little baby. One day I'll make both of you proud. Please help me. Love you, Ma. Love you, Pa. सो हम लोग ये जानबूझ के ये डिस्कस करना चाह रहे थे बिकॉज ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है. कहीं ना ये यही एक लिंक है जो हम लोग मिस कर चुके हैं. क्या हम बच्चों के अंदर का वो चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं. आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की वजह से उनको हम कभी कभी ओवर से ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर देते हैं, और मतलब इसको बाहर तो स्ट्रगल कर ही रहा है, उसको जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा आप उसका माइंडसेट समझ पा रहे हैं. जो बच्चा क्लास में नहीं सीख पा रहा है उसको कितना बुरा फील होता होगा. ऐसा थोड़ी कि वो एंजॉय कर रहा है उस प्रोसेस को. वहाँ स्कूल में स्ट्रगल किया, वो पड़ोसी में जाके सफर करता है, वो पड़ोस में कोई पूछ देता है कि तुम्हारा क्या मार्क्स है, उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है. घर पे आप भी कर दोगे, उसके लाइफ में बचा कौन? तो अंदर से कंप्लीटली हॉलो हो जाते हैं. सो इट इज आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बीइंग पेरेंट्स कि हम लोग इस चीज के प्रति जस्टिस करें अपने बच्चों के प्रति. सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सो आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक.
एंड आप सब लोगों ने इसको अटेंड किया. यू पीपल कैन गिव मी फीडबैक ऑल्सो. सो आप मेरे नंबर पे यू कैन शेयर द फीडबैक्स कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है. द पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू मेक अस अवेयर कि हमारा बच्चा नालायक नहीं है. अरे हो सकता है 50 साल के बाद वो सक्सेसफुल हो जाए, हमको नहीं पता है. हमको उसको यही सिखाना है कि बेटा तुम 50 साल तक हो गए ना, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता है. इस संसार में जीना आसान है क्या? इस संसार में स्कूल जाना आसान है क्या? नहीं है. इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ लाइफस्टाइल है, इतना हेल्थ इश्यूज है, इतना सब कुछ है. अगर कोई बच्चा उस प्रोसेस से होते हुए जा रहा है, नेचुरली वो ग्रोथ कर रहा है. उसको जबरदस्ती खींच खाच के लंबा चौड़ा करने का कोशिश ना करें. तो थैंक यू. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई कमेंट है तो आप लोग बता सकते हैं.